हिंदू मुसलमान के सिद्धांत पर, हिंदू मुसलमान के थ्योरी पर काम करने की वजह से ब्राह्मणों का आजादी के आंदोलन पर कब्जा हो गया और इसकी वजह से ब्राह्मणों का आजाद भारत पर कब्जा हो जाएगा। इस डर की वजह से 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान बना और ब्राह्मणों ने भारत पर कब्जा करने के लिए भारत के टुकड़े करने की योजना को मान्यता दी। ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और कब्जा करने के बाद में उस कब्जे को परमानेंट बनाने के लिए मुसलमान पाकिस्तान में जाने के बाद भी हिंदू मुसलमान का सिद्धांत चालू ही रखा, ताकि शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो संवैधानिक अधिकार शेड्यूल कास्ट के नाम पर मिले हुए हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को शेड्यूल ट्राइब के नाम पर जो अधिकार मिले हुए हैं, ओबीसी को ओबीसी के नाम पर जो अधिकार मिले हुए हैं, तो इनकी संख्या 74.5% हो जाती है। तो ब्राह्मणों को 15% मुसलमान चुनौती नहीं है। ब्राह्मणों की संख्या देश में 3.5% है और 3.5% जो ब्राह्मण है, उन ब्राह्मणों को 15% मुसलमान जो है वो देश पर काबिज नहीं हो सकते लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार। और इसलिए इस बात को हम लोगों को समझना होगा कि इस बात को इस तरीके से समझा जा सकता है। एक काबिज करने के लिए उन्होंने आज़ाद भारत में हिंदू मुसलमान का मामला बनाए रखा, चालू रखा, और जब से 2014 से सेंट्रल में बीजेपी की सरकार आई, ये वास्तव में आरएसएस की ही सरकार है, बीजेपी की नहीं है। इसका सबूत है कि आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को ओबीसी का चेहरा देकर ओबीसी का समर्थन हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया, मगर एक ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद उसी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी की जातीय आधारित गिनती नहीं होगी हलफनामा दिलवाया। इससे सिद्ध होता है कि नरेंद्र मोदी के पास प्रधानमंत्री का पद है, अधिकार नहीं है। अधिकार होता तो वो ओबीसी की जातीय आधारित गिनती करते, अधिकार नहीं है, पद है। तो अधिकार आरएसएस के पास है, आरएसएस की पॉलिसी है जातीय आधारित गिनती नहीं होगी। तो इसलिए नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री का आरएसएस के लोग अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस्तेमाल तो वही कर सकता है जिसके पास ताकत हो, शक्ति हो, पावर उसके पास है। तो इसलिए हमें इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज जो कांग्रेस के द्वारा किया गया था, ये कांग्रेस नहीं किया। बहुत समय तक ये जो 80% प्रशासन में अधिकारी लोगों की संख्या है, तो ये तो इसमें तो आरएसएस के लोग थे नहीं। तो ये जो अधिकारी 80% तक थे और भ्रष्टाचार करते थे और भ्रष्टाचार से मिला हुआ पैसा दान में आरएसएस को देते थे, तो आरएसएस बनी। पैसा चाहिए ना बनाने की। आज आरएसएस जो है भारत का राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है।
और यह बात न्यायपालिका भी मानती है, क्योंकि अजमेर बम ब्लास्ट में न्यायपालिका ने आरएसएस के कार्यकर्ता को आजीवन कारावास दिया। न्यायपालिका भी मान रही है। आपको मालूम नहीं, 18 आतंकवाद की घटनाओं में आरएसएस के लोग शामिल है, ऐसे केसेस अभी भी चल रहे हैं। 18 केसेस चल रहे आतंकवाद के आरएसएस पर, और एक केस आरएसएस पर देशद्रोह का है। तो जब तक सरकार है तब तक ये लोग डिले करते रहते हैं, कोर्ट में केसेस को डिले करते रहते हैं, ये करते रहते हैं। यानी पुलिस के लोग मान लो हाजिर नहीं हुए तो तारीख पर तारीख होती रहती, डिले होते रहता है। तो आरएसएस राष्ट्रीय स्तर का आतंकवादी संगठन है, इसीलिए ये लोग बयानबाजी करते रहते हैं। और आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है। हिंदू मुसलमान के थ्योरी ने 14 अगस्त 47 को भारत का विभाजन करवाया। उसी थ्योरी को आज के तारीख में सबसे ज़्यादा उछाला गया है। हिंदू मुसलमान की थ्योरी आज के तारीख में सबसे ज़्यादा उछाली जा रही है, जिस थ्योरी ने 14 अगस्त 47 को भारत का विभाजन कराया। ब्राह्मण लोग ब्राह्मणों का वर्चस्व निर्माण करते हैं, तो हिंदू शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारे SC ST OBC के लोग इग्नोरेंस में अपने को हिंदू कहते हैं। एक वामन मेश्राम अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत सांच लोग जो है वो अपने को हिंदू कहते हैं, क्योंकि वो मुसलमान कह नहीं सकते, वो क्रिश्चियन कह नहीं सकते। और इस तरह का काम करने के लिए मुस्लिम लोगों के द्वारा भी आरएसएस को इनडायरेक्टली मदद होती है कि जो मुसलमान नहीं है वो सारे के सारे हिंदू हैं। मुस्लिम लोगों का ये कहना है, मैंने हमारे मुस्लिम भाइयों को कई बार कहा कि आप जिस आरएसएस का विरोध करते हो उसको सबसे ज़्यादा मदद भारत में संगठित रूप से अगर कोई कर रहा है तो आप ही कर रहे हो। टाइम क्या हो रहा है? टाइम बताओ। हाँ, तो इसलिए मैं अपनी बात, क्योंकि 5 बजे इसे समाप्त करना है, तो हमने 6 तारीख को इतना विशाल आंदोलन खड़ा किया, और ऐसा कोई आंदोलन मैंने हाईकोर्ट में हलफनामा भी दिया कि कोई हिंसा नहीं होगी, और जो मैंने हलफनामा दिया वैसा हमारे लोगों ने साबित किया कि कोई हिंसा नहीं। लाखों लोगों के भीड़ में एक कार थी। मौर्य जी कहाँ है? हमारे मीडिया वाले मौर्य जी है? उन्होंने मुझे फोटो दिखाया। लाखों लोगों के भीड़ में एक कार जो है फंसी हुई है, और किसी ने मौर्य को टेलीफोन किया, अरे वो कार जला दी जाएगी अब। मगर वो कार, आंदोलन खत्म हुआ वो वैसी की वैसी। तो मैं तो हमारे मीडिया लोगों को कहा, अरे ये कवर स्टोरी का सब्जेक्ट है, 1 घंटा भर इस पर बोला जा सकता है कि लाखों लोगों के भीड़ में एक कार जो है बच गई। ये तो ऐसा इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। ये प्रमाणित करता है, सिद्ध करता है कि हम कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे। ऐसा जो मैंने हलफनामा हमारे लोगों के समर्थन से भरोसे पर दिया था, वो भरोसा 200% सही है। हमने हाई कोर्ट में जो लिख कर दिया वो सही साबित हुआ, हमने सही साबित किया। और आरएसएस का जो वकील था उसने जो झूठी इंफॉर्मेशन हाई कोर्ट के जज को दी, हिंसा होगी,
ये होगा, ऐसा होगा, सारा झूठ साबित हो गया। उन्होंने जो जुडिशरी को गुमराह किया वो झूठ साबित हो गया। अभी मैं जजेस को लेटर भी लिखने वाला हूं कि वो झूठ साबित हो गया और हमने जो कहा हलफनामा वो सच साबित किया, और जो हमने लिख कर दिया उसको आपने नहीं माना, जो उन्होंने झूठ कहा उसको आपने माना। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आंदोलन करने का मौलिक अधिकार है, एक से कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और हाई कोर्ट को बंधन है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानकर ऑर्डर देना। आप लोगों को मालूम नहीं हो ये संवैधानिक व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विरोध में हाई कोर्ट को कोई जजमेंट देने का अधिकार नहीं है। हमारे लोगों को पता नहीं है, इसलिए मैंने नहीं माना। संविधान सुप्रीम है। और इस तरह से साथियों, हमने इतिहास में बड़ा काम किया और सिद्ध किया। तो ये एक हमारे आंदोलन की छोटी सी झलक थी। मैं जानता हूं हमारी ताकत कितनी है। तो इसलिए हम 4 चरणों में हमारा आंदोलन घोषित किया है। वो चरण के बारे में मैंने मीडिया में बता दिया है, आपको जानकारी है। तो अब जो समर्थन की लहर सारे देश भर में चल रही है, उसे संगठन में कन्वर्ट करो, संगठन की शक्ति बढ़ाओ। संगठन की शक्ति बढ़ाने के बाद फिर आंदोलन होगा। 2024 के चुनाव के पहले इससे और बड़ा आंदोलन होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने, आखिरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट में हमारी केस है अभी चल रहे, सुप्रीम कोर्ट ने अगर अनुमति दी तो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाया जाएगा। ये हमने स्थगित किया हुआ है। स्थगन समझते हो ना, स्टे किया हुआ है, खत्म नहीं किया। हाँ, पोस्टपोन किया है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तक। इतना ही कहना चाहता हूं, आप लोग अपने इलाके में तैयारी करें, विजय हमारी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें मार्गदर्शन किया। साथियों, 2014 में जो दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था उसमें हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन इंपा अभी बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश में बढ़ रहा है। और इसका एक उदाहरण है आज का कि हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जन आंदोलन निधि समाज से लाया। इससे आगे भी हम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में सभी लोगों को थोड़ा रुकना है फोटो सेशन के लिए। उसके पहले आज के राष्ट्रीय अधिवेशन का आभार प्रदर्शन करने के लिए मैं डॉक्टर अश्विन सोनटक्के सर, जनरल सेक्रेटरी इंपा महाराष्ट्र, इनसे अनुरोध करता हूँ कि वो आए और आभार प्रदर्शन करें। हेलो, जय मूल निवासी साथियों, आज 9 अक्टूबर 2022 को इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन इंपा इसका 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन इस साई हॉल में संपन्न होने जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में उद्घाटक के रूप में डॉक्टर वसंत काटे सर, कार्डियोलॉजिस्ट यूएसए, इनको आमंत्रित किया गया था, मगर कुछ तकनीकी वजह से वो इस प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर पाए। मगर उन्होंने अपनी एक ऑडियो क्लिप, उद्घाटन पर ऑडियो क्लिप इस कार्यक्रम के लिए भेजी और इस कार्यक्रम का औपचारिक तरीके से उद्घाटन किया। इसीलिए मैं डॉक्टर वसंत काटे सर, कार्डियोलॉजिस्ट यूएसए, इनका इंपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। उसी तरह इस अधिवेशन को सफल बनाने के लिए यहाँ पर हमारे जो सम्माननीय अतिथि उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी इस मंच से अपनी बातें साझा की, उन सभी साथियों में डॉक्टर मोहन येंडे सर, ऑर्गेनाइज़र नीमा महाराष्ट्र, डॉक्टर विनायक काळे सर, डीन बीजेएमसी पुणे, डॉक्टर माधुरी बारसागड़े मैडम, प्रेसिडेंट इपासॉम, विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर संजय वाने सर, सीनियर फिजिशियन भंडारा, डॉक्टर सतीश मेश्राम सर, ऑर्थोपेडिशियन नागपुर, प्रमुख वक्ता के रूप में
डॉक्टर दर्शना गणवीर मैडम, डॉक्टर यदैया सर, डॉक्टर विद्या नागावकर मैडम, डॉक्टर भानुप्रकाश सर जो न्यूरोसर्जन है और बेंगलोर कर्नाटका से यहाँ आए और उन्होंने अपनी बातें साझा की, डॉक्टर कीर्ति नागदेवे मैडम जो कि राजस्थान से है, कपिल बजाज सर जो रिसर्चर है, डॉक्टर राबिन नस्कर सर CEC मेंबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, डॉक्टर आशा खुंडे मैडम, डॉक्टर विवेक घाटे सर, डॉक्टर JP परमार सर राष्ट्रीय महासचिव इंपा, डॉक्टर मंसूर अली सर प्रदेश अध्यक्ष, डॉक्टर कीर्ति नागदेवे मैडम, डॉक्टर शंकर पटेल सर, इन सभी वक्ताओं ने इस मंच पर आकर यहाँ से अपनी बातें साझा की। उन सभी साथियों का, सम्मानीय साथियों का मैं इस मंच की ओर से और इंपा की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार इस अधिवेशन में मुख्य मार्गदर्शक के रूप में डॉक्टर मगन ससाने सर जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन के, इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से हमें मार्गदर्शन किया। उनका मैं इंपा राष्ट्रीय कार्यकारी की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता के रूप में हमें मार्गदर्शन करने वाले हमारे बहुजन नायक माननीय वामन मेश्राम सर, इन्होंने मार्गदर्शन किया और संगठन बनाने के लिए हमें प्रेरित किया। उनका मैं इस इंपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरह हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, डॉक्टर, पैरामेडिक्स, इन्होंने फील्ड में जाकर 1 महीने से जो इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे और फील्ड में जाकर जो जन आंदोलन निधि जमा किया और आज इस मंच पर जो जन आंदोलन निधि दिया, उन सभी साथियों का, पैरामेडिक्स वर्कर्स का और इंपा का आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरह इस कार्यक्रम का इस कार्यक्रम का मैनेजमेंट करने के लिए जिन साथियों ने हमें सहयोग किया, डॉक्टर तुपे सर, डॉक्टर घाटे सर, अविनाश शेंडे, रवि भालेराव, राष्ट्रीय प्रभारी इंपा, इन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरह मीडिया प्रभारी MNTV न्यूज़ के डॉक्टर स्वप्निल निरंजने, मिस्टर स्वप्निल निरंजने, मिस्टर संकेत कामड़े, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरह इस कार्यक्रम को सहयोग करने के लिए BVM और BVF टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, स्पेशली रवि गौड़ेश्वर सर और प्रशांत कामड़े सर। उसी तरह आज इस कार्यक्रम में जो उपस्थित हुए हैं उन सभी डेलीगेट्स लोगों का जो अपने अपने अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए, यहाँ पर उपस्थित हुए, अपना वक्त दिया, उन सभी प्रेक्षकों का और डेलीगेट्सों का मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरह सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा, लाइक किया, शेयर किया, उन सभी लोगों का मैं इस मंच से आभार व्यक्त करता हूँ। और MPT बुक स्टॉल जो बाहर खड़ा लगा है उनका भी मैं इस मंच की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिन्होंने की डॉक्टर माननीय वामन मेश्राम सर, इनकी अनुमति से आज का यह कार्यक्रम यही संपन्न हुआ, ऐसे जाहिर करता हूँ। इसके बाद सभी लोगों से विनंती है कि वो स्टेज के पास आ जाए, स्टेज के पीछे आए और एक कॉमन फोटो